ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें और रिवीजन होगी, ये सारी चीजें यहाँ भी वहां भी होंगी। एक तो आपकी एप्लीकेशन अभी वैसे दूसरी बार कर रहे हैं तो उसका नया तो हम लोग सीखेंगे साथ में। तो हमने ये डिलीट का बना रहे थे, याद है? यस सर। पहले डिलीट का वैसे बना लेंगे जो इनका अप्रोच कहती है। तो हमने क्या किया था, ये देखो कंट्रोलर और एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक। और यहां पे ये डिलीट का, याद है ये? और इसमें एक पैरामीटर पास किया था आई, ठीक। डिलीट और उसमें पैरामीटर है आई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डिलीट पे राइट क्लिक करके इसका क्या बनाओगे, व्यू, ठीक। ऐड व्यू, तो जैसे आप ऐड व्यू पे क्लिक करो तो इसका क्या बन जाएगा, व्यू। लेकिन ये व्यू जो होगा ये एम्प्टी होगा, खुद लिखते हैं हम लोग। और डिलीट, एम्प्टी और ऐड, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे एक बार रन करो और ये फाइंड का ही कोड है। तो सिंपल डिलीट करने से पहले जस्ट वेरीफाई करना है कि वही है कि कोई और है, ठीक। तो यहां पे एम्प्लॉय लिस्ट और ये डिलीट, किसी भी डिलीट पे आप लोग क्लिक कर दो। आगे हम यहां टेक्स्ट चेंज कर देंगे, डिलीट एम्प्लॉय और नीचे डाटा। पहले सिंपल फाइंड का जो हमें आता है, तो आप डिलीट के व्यू पे गए, गो टू व्यू। आगे यहाँ पे सबसे पहले मॉडल ऐड करो, किस नाम से है, वही एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा, मॉडल डॉट एम्प्लॉय। ये सारी चीजें पुरानी है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आएगा डिलीट एम्प्लॉय और ये बूटस्ट्रैप। तो टैक्स आइकन प्राइमरी और टैक्स आइकन सेंटर, क्लियर है जी? प्राइमरी और सेंटर। अब यहां पे आपने क्या करना है, ये आपका रिफ्रेश किया और ये आ गया डिलीट एम्प्लॉय, ठीक। अब आपने क्या करना आगे, क्लियर है कंसेप्ट, डिलीट एम्प्लॉय। अब आपने डेटा डिस्प्ले करना है, क्या करना है, डेटा डिस्प्ले, ठीक। तो यहां पे डिलीट से पहले, तो इस बार हम ऐसे कुछ ऐसे डेटा डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक, ठीक। एक सिंपल डिव लगा दिया और इसके अंदर वैसे ही बी टैग किसके लिए होता, बोल्ड, आई इटैलिक। तो यहां पे क्या आएगा, जिसका डेटा डिलीट करना उसका नेम, और कैसे, मॉडल डॉट नेम आ गया जी। और उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो न्यू रो पे, ठीक। पीआर क्या होता है, ब्रेक। अब ये देख लो डिजाइन से वैसे ही अलग तरीके से ले लेते हैं, टेबल टूल बना के जो लिखना आता है, ये नेम आ गया। और ऐसे ही फिर एक और एड्रेस, बी बोल्ड, आई इटैलिक, यू अंडरलाइन, ऐसे। और ये मॉडल जो ऊपर मॉडल ऐड है उसको एक्सेस करना है, एड्रेस, बीआर, और एड्रेस के बाद
सैलरी एक @ मॉडल डॉट सैलरी, और उसके बाद ईमेल, और यहां पे मॉडल डॉट ईमेल। तो ये डिजाइन आपका इस तरह से ये देखोगे आपका आ जाए। उसके बाद यहां डिलीट का बटन, एक उसके बाद यहां पे कौन सा बटन, डिलीट का। सिंपल डिजाइन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब डिलीट का बटन लगाना है, उसके क्लिक में डिलीट होना चाहिए। तो पेज तो सबमिट होगा, सर्वर पे जाएगा, तो यहां पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनपुट टाइप सबमिट। और इनपुट टाइप सबमिट हमेशा कहां काम करेगा, फॉर्म के अंदर। कहां काम करेगा, फॉर्म के अंदर। तो कैसे लिखते हो, यूजिंग, याद करो, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ठीक। और यहां पे इस तरह ये बिगिन फॉर्म आपने देखा नहीं, अपडेट में क्या होता, इनपुट टाइप सबमिट फॉर्म के अंदर लिखा होता है, सेव में, क्रिएट में कहां लिखा होता, सेव। इनपुट टाइप सबमिट फॉर्म टैग के अंदर, क्योंकि जब आप फॉर्म टैग नहीं लगाओगे तो इनपुट टाइप सबमिट को ये नहीं पता चलेगा मैं कहां सबमिट करूंगा। तो फॉर्म क्या है, अब देखो हमने ये इंफॉर्मेशन सर्वर पे नहीं भेजी, हमें तो एक आईडी चाहिए। डिलीट में क्या चाहिए होता, आईडी चाहिए। ये डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे ये देखो क्या लिखोगे, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू क्या दे दी, डिलीट, और क्लास btn हाइफन डेंजर। एक और ये क्लोज कर दिया, और इसको थोड़ा सा ये फॉर्म क्लियर है। पहली बात, सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये इस फॉर्म को क्या करेगा, सब। और ये कहां जाएगा, जिस सेक्शन का नाम क्या होना चाहिए, डिलीट, और ऊपर लिखा होना चाहिए HTTP पोस्ट, एक HTTP पोस्ट। तो अब हमने ये लिख तो दिया, और यहां पे वैसे हम ये तरीका यूज नहीं करते, इसकी जगह क्या करेंगे वो बताओ, और जो इन्होंने दिया हो पहले वो तो सीख लें। तो जब आप सबमिट करते हो तो जितनी इंफॉर्मेशन फॉर्म टैग के अंदर आती वो ही सर्वर पे जाएगी, याद रखना। ये ऊपर वाली नहीं जाएगी, ऊपर वाली सिर्फ किस पर्पस के लिए, डिलीट से पहले वेरीफाई हो जाए कि हम इसी की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहे हैं, कोई गलती का चांस ना आए। अब यहां पे आ जाओ, एक ये भी लगा ही लो, गलती से नहीं डिलीट करना, क्या लिखेंगे, HTML डॉट एक्शन लिंक, और यहां पे बैक टू लिस्ट, और कहां जाना है, इंडेक्स। ये देखो डिजाइन से ये रिफ्रेश करो, डिलीट का भी, और बैक टू लिस्ट। बैक टू लिस्ट पे क्लिक किया, यहां आगे तो डिलीट पे क्लिक किया, डिटेल, और ये डिलीट। तो जैसे अब इस पे क्लिक करें तो अब हमने इसका कोड लिखना, कहां लिखेंगे, कंट्रोलर में जाके डिलीट नाम का एक्शन बनाएंगे। क्लियर है, क्या करते हो आप लोग, लिख लीजिए।
दो तीन नीचे गर्दन छोटी कर ली। अब यहां पे ये लो जी और ये डिलीट, तो क्या लिखोगे? HTTP पोस्ट और पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्या आ गया? डिलीट। और यहां क्या पास कर दोगे? एम्प्लॉय मॉडल। ठीक। अब यहां सबसे पहले फाइंड करेंगे कि किसको डिलीट करना है, तो एम्प्लॉय फ्रॉम DB क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड एम्प्लॉय डॉट ID। ठीक। और यहां पे चेक कर लो एम्प्लॉय फ्रॉम DB, अगर नल है तो इसका मतलब ये ID नहीं मिला या गलत है, यही हो सकता है। तो रिटर्न क्या लिखोगे? HTTP not found। HTTP not found। और यहां पे अब डिलीट का कोड क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट रिमूव, और यहां पे एम्प्लॉय फ्रॉम DB और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और यहां पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ क्या आएगा? इंडेक्स। ले रहे हैं? अब आप यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा के देखेंगे ये डिलीट कर रहा है कि नहीं। बाद में सीखेंगे एक्शन का नाम कुछ और हो तो भी कर सकते हैं, वो बात की बात। अब ये देखो, ये डिलीट लिखा हुआ पहले भी, वो डिलीट का एक्चुअल कोड तो यही है। इससे पहले कोड है किसको डिलीट करना, इसके बाद वाला कोड है कि डिलीट होने के बाद कहां जाना। ठीक। अब आप इसको रन करो, और एम्प्लॉय लिस्ट और डिलीट डिटेल आ गई, और डिलीट पे क्लिक किया और यहां देखो क्या इंफॉर्मेशन आ रही, सिर्फ यहां आईडी आ रहा है, बाकी नल। आईडी आ रहा है आपका URL से, याद है डिलीट में आईडी पास किया हुआ, तो इसका मतलब आईडी है। तो F10 नल तो नहीं है, लॉजिक रिमूव और सेव, और उसके बाद कहां जाएगा? रिडायरेक्ट टू एक्शन। एक, और ये देखो एक रिकॉर्ड काम। ठीक। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी ठीक है, कई लोग करते हैं यूज। हम चाहते हैं कि यहां पे डिटेल आ रही, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूं सीधा पॉपअप में मैसेज आए वांट टू डिलीट, और ओके करें डिलीट कर दे, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहां तो नजर आ रही है, ये इंफॉर्मेशन यहां तो हुई है, उसी को डिलीट कर रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिलीट पे क्लिक में यही इंफॉर्मेशन यहां आ रही। तो मैं चाहता हूं डिलीट में एक आपने पॉपअप में मैसेज देना है, और उसके बाद डिलीट का कोड ये लागोगे जी। आप यहां पे एक और बनाओ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ऊपर वाले के साथ कोई लेना देना नहीं, और मैंने इसका नाम दे दिया डिलीट रेड, कुछ और नाम रख दिया, और इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे आईडी, किसको डिलीट करना है।
ठीक, और यही कोड आप दोबारा से यहां लिख दें। बस employee.id की जगह आ जाएगा आईडी, बस ये लिखो, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना कभी भी आपने अभी जब तक पढ़ रही। सेम कोड है, वहां आईडी employee.id आ रहा था, यहां आईडी ये आ रहा, बाकी आपका सेम। अलग से रीट्रैक एक्शन बना लिया, इसको कैसे कॉल करते हैं आप देखेंगे, करवाया हुआ पहले। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर ये सारी चीजें यूज होगी। नेक्स्ट में हम लोग मल्टीपल टेबल भी सीखेंगे। सेम है, जो ऊपर है वही कोड नीचे। क्लियर है? क्लियर है जी? अब उसके बाद डिलीट का बटन कहां लगाना है? इंडेक्स वाले व्यू पे। कहां पे? इंडेक्स पे। धीरे धीरे याद रखना, कोड नहीं, कंसेप्ट। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट क्या बनी थी कि डिलीट पे क्लिक करें, पॉपअप में मैसेज आए, जैसे ये देखो। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां इस बटन पे कुछ कहानी करनी पड़ेगी, और ये बटन कहां लगा हुआ? इंडेक्स पे। ठीक, तो इस बटन को ढूंढेंगे, कहां जाएंगे हम लोग? इंडेक्स के व्यू। कोड लिखने से पहले पिक्चर क्लियर होनी जरूरी है कि आगे क्या करने वाले हैं। सिंटैक्स है वो नोटबुक से देख के लिख लो, कोई याद नहीं, कोई टेंशन नहीं होती। कोई बोले ना मुझे सिंटैक्स नहीं याद होते, वो इतने तो याद नहीं कर सकते, अभी तो पढ़ना भी शुरू नहीं किया। अभी 6 महीने जितना सिलेबस पढ़ेंगे किसी को भी। इसलिए याद रखना कि सिंटैक्स भूलना कोई बड़ी बात नहीं, बट कंसेप्ट हम कभी नहीं भूलने चाहिए। लैंग्वेज है कोई, जैसे अभी डिलीट का कोड है, पॉपअप में मैसेज आए तो सोचा ये भी डिलीट का कोड लिखना है, जोड़ देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्यों करना है? ये बटन कहां लगा हुआ? लो जी, हम चले गए इंडेक्स पे। इंडेक्स के व्यू पे गए, गो टू व्यू, आगे, और ये आपका डिलीट यही है। पर अब ये बटन तो नहीं चाहिए, ये तो हो गया, क्या बना दिया? कमेंट। कंट्रोल के प्लस सी, धीरे धीरे शॉर्टकट की याद करो, क्योंकि इन नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं, कौन मेन्यू में ढूंढता रहेगा। तो कंट्रोल के प्लस सी फॉर कमेंट एंड कंट्रोल के प्लस यू फॉर अनकमेंट। कमेंट बन गया, ऐसे लगाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। जहां पे टाइम चाहिए वहां टाइम लगाओ, जहां टाइम बचता वहां बचाओ। अब आपने क्या करना? इसकी जगह सबमिट का बटन लगाना है, अभी लगाया। इनपुट, टाइप, सबमिट, और वैल्यू दे दी डिलीट और क्लास। अब देखो थोड़ी थोड़ी बूटस्ट्रैप की कहानी भी समझानी शुरू हो गई। अब यहां पे आप रुको, आप ये देखो ये क्लास कहां से आ रही? कहां से आ रही? जो हमने बनाया था बूटस्ट्रैप, लिखी तो जा रहे हैं, कहां से आ रही? सबसे पहले आप कहां जा रहे? डिजाइन कहां से मिलता है? कॉमन व्यू के अंदर शेयर और लेआउट, और उसमें एक बंडल है CSS का, उसका नाम है content/CSS,
और ये बंडल कहाँ बना हुआ, बंडल ऐप स्टार्ट के अंदर बंडल कॉन्फ़िग में। बंडल कॉन्फ़िग में गए तो ये आपने ढूंढ लेना यहाँ पे content/css, और इसके अंदर यदि ये वाली फाइल है कंटेंट फोल्डर के अंदर, तो यहां से फिर कहां जाएंगे, कंटेंट फोल्डर में, और यहां पे है यदि वाली फाइल, यहां मिलेगा टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेंटर, btn, ये और ये नहीं लिख ही जाना है, अभी तो अच्छे में पता चलेगा कि बूटस्ट्रैप कहां से कैसे आए। एक से कंटेंट फोल्डर याद नहीं रखना, कंटेंट फोल्डर का उड़ के थोड़ी जाएंगे, कोई तो प्रोसेस होगी ना फाइलों तक पहुंचने के लिए। जैसे आप कोई चीज देखते हैं, थोड़ा देखो ये क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है, इसका मकसद तो यही होता है कि पूरा एक्चुअल में पता चले। और इस तरह से आपको बीच में लगा, देख लिया, इतना क्या। अब उसके बाद ये आगे क्या था, ऑन क्लिक मैसेज देना है। तो ये जो ऑन क्लिक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक जावास्क्रिप्ट का है, एक कंफर्म जो पॉपअप में मैसेज देगा, जो मैंने नहीं बनाया हो, और वो वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है, वैल्यू रिटर्न। तो यहां लिख दिया रिटर्न, और यहां पे क्या लिखना आपने, कंफर्म। ठीक, ये कंफर्म जो है वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। दूसरी बार कर रही, खाली कराया हुआ, ये कराया नहीं सर, भूल जाता हूँ, और बैच में कराया, मैं आप भी राम किया हूँ। ठीक, कंफर्म रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या करेगा, ओके और कैंसिल के जो बटन लगाएगा, ओके पे क्लिक करोगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, कैंसिल पे क्लिक करोगे फॉल्स। पहली बात है, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये सबमिट जो है पेज को करेगा, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो पेज को सबमिट नहीं करेगा। ठीक, अब इसके बीच में आप मैसेज दे दो, क्या, want to delete डेटा, और ये ऐसे, और उसके बाद ये आपने क्लोज। अब इतना रन करोगे तो डिजाइन इस बटन का आना शुरू हो जाएगा। अब आप देख लो, एक बार रन करके चेक कर लेते हैं इतना क्या है, कुछ हो रहा है कि नहीं। बटन तो लग गया। अब आप लोग डिलीट पे क्लिक करोगे, ओके और कैंसिल, डिलीट पे ओके और कैंसिल, डिलीट ओके और कैंसिल, हो गया। अब ये काम तो कर रहा है। अब ओके के क्लिक में ये पेज सबमिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबमिट। क्यों सबमिट होना चाहिए, क्योंकि बटन तो आपका किसका है, लेकिन अभी पढ़ा किसको सबमिट करना, फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। ठीक, फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये बिल्कुल वही ला दी, जैसे ग्राउंड होता ना, उसमें 10,000 लोग बैठे, ये वो हो गया सब में। अब एक एक बस में कितने जाएंगे, वो हो जाएगा आपका फॉर्म। तो ये इसको बताना पड़ेगा एक कि कैसे कैसे जाना है। तो इसमें तो सिर्फ हम क्या करेंगे, ये लूप लगा हुआ, क्या लगा हुआ, लूप, पता है। और इस लूप के अंदर टीआर है, रो बनी है, लूप घूम रहा है। ठीक, और ये फॉर ईच लूप,
और ये फोर ईच सिर्फ आगे चलता, पीछे नहीं जाता। जो फोर लूप पड़ा होता है आगे पीछे दोनों साइड जाएगा। ठीक, ये जो फोर ईच होता है ऑब्जेक्ट्स में नेविगेशन के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए ऑब्जेक्ट ही तो आ रहे हैं इसमें। ये एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जितने मॉडल में होंगे। मॉडल क्या है? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे। तो फोर ईच क्या है? ऑब्जेक्ट्स में नेविगेशन करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट 2 हो चाहे 100 हो चाहे 50 हो, वो एक एक को पढ़ता ही जाएगा, लेकिन वापस नहीं आ सकता। ठीक, तो अब यहां पे इस tr को इसमें लिखना है यूजिंग, आ गया जी ये। अब यहां पे @ नहीं लगाया क्योंकि ये लूप में ऑलरेडी @ ऊपर लगा हुआ है। और यहां क्या लिखेंगे? यूजिंग किसके लिए होता है? डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कि जो अंदर बनाएगा उसे अपने आप डिस्ट्रॉय करेगा, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बैकएंड फॉर्म, अब ये सबमिट करेगा तो ये ढूंढेगा जिसका नाम इंडेक्स होना चाहिए। जैसे डिलीट वाले ने डिलीट को ढूंढा, एडिट वाले ने एडिट को ढूंढा, क्रिएट वाले ने क्रिएट को, तभी तो पोस्ट बनाए। लेकिन ये किसको ढूंढेगा? इंडेक्स नहीं जी, हमने तो इसको भेजना है जो हमने अपना एक्शन बनाया था। अभी डिलीट रेक, कौन सा? डिलीट रेक हम बात कर रहे हैं। और इसमें एक पैरामीटर है आईडी, तो हमने यहां पे जाना इसको। तो क्या करोगे? डिलीट रैक, और उसके बाद कंट्रोलर का नाम तो आपका एम्प्लॉय, कॉमा एक इसमें एक पैरामीटर आईडी। कैसे पास करोगे? न्यू कर्ली ब्रैकेट आईडी, और यहां पे एम्प्लॉय डॉट आईडी, आईडी आ जाएगा बस। और इसके अंदर ये जो tr टैग है इसको क्या करो? कट कर दिया और पेस्ट कर दो। होगा क्या? हर एक रो के लिए एक फॉर्म टैग लग जाएगा। आप क्लिक तो किसी एक पे करोगे ना, किसी एक क्लिक पे वो वाला आपका चलेगा। तो इसके अंदर वो tr टैग क्या कर दिया? पेस्ट। ये लो जी पूरा tr टैग। एक, तो अब ये काम करना चाहिए। जितनी रो, देखो हर एक रो का अपना अपना सब। एक ग्राउंड में 10,000 लोग हैं, एक बस में 50 लोग जा रहे हैं तो उतने जाएंगे, दूसरी बस में 50 जाएंगे, तीसरी में। तो हमने वही काम किया, हर एक रो के लिए अलग अलग फॉर्म टैग लगा दिया। जब जिस पे क्लिक करोगे उसी को ही सबमिट करें। लो ये आ गया। अब आप लोग यहां नजर मारो, ये लो जी, रिफ्रेश कर लो और डिलीट। जैसे डिलीट पे क्लिक किया और ओके, और ये फिर जी। तो इतनी तो आपने पहले प्रैक्टिस करनी, ये तो आप कर लो। फिर अब हम सीखेंगे कस्टम वैलिडेशन। छोड़ के आए थे ना तो थोड़ा सा, देखो थोड़ी चीज वो पढ़ ली जो आती है, थोड़ी चीज हम वो पढ़ रहे हैं जो कुछ नहीं आई। ठीक, तो अब आपको कोई पूछे क्लाइंट साइड वैलिडेशन आती है, सारी वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे चलेगी, पर क्लाइंट साइड के लिए जावास्क्रिप्ट तो जो हमने वहां पे ऐड किया हुआ सेक्शन स्क्रिप्ट के अंदर, वो क्या करता? वो बंडल वैलिडेशन वाली ही फाइल्स को उठाता है। ठीक, तभी क्लाइंट साइड। लेकिन क्लाइंट साइड पे अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो तो सर्वर पे चला जाएगा। तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड वो चेक करता है। उसके बाद कोई वैलिडेशन सर्वर पे लगानी हो, जैसे ईमेल की लगाई थी हमने, वो सर्वर पे उसका क्लाइंट के साथ कोई लेना नहीं, ईमेल एग्जिस्ट करता है भी नहीं।
अब हम लोग सीखेंगे कोई ऐसी वैलिडेशन जो बनी नहीं, जैसे पासवर्ड है वो इतने कैरेक्टर का होना चाहिए। हमने यूज किया था रेंज, याद है? यस सर। अगर हम लोग अब थोड़ी सी कहानी अपनी समझे, ये देखो मॉडल में गए, ये हमने बनाई, रिक्वायर पता है, ये रेंज भी लगाई। रेंज का मतलब है बिटवीन दिस एंड दिस। अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी हो कि सैलरी इतने से ऊपर होनी चाहिए, रेंज नहीं है, वो वैलिडेशन नहीं बनी। आपको वैलिडेशन लगानी है एक एज मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, पासवर्ड लेंथ कितने कैरेक्टर की होनी चाहिए। कुछ और भी हो सकती है कल को जो हमने अभी तक सब माइंड में नहीं आई, पर रिक्वायरमेंट में आ सकती है। तो हम क्या बनाएंगे फिर? कस्टम वैलिडेशन। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले कस्टम वैलिडेशन हेडिंग देके करो शुरू। एक फोल्डर बना लेते हैं अलग से, कस्टम वैलिडेशन। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कराओ, देखो पढ़ना सारा, जितनी जरूरत होगी प्रोजेक्ट में उठा के लगाते हैं। जहां कस्टम वैलिडेशन वहां वो लगा लेंगे, जहां क्लाइंट साइड वहां पे आती होगी तभी लगाएंगे। ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया कस्टम वैलिडेशन। अब वैलिडेशन लगानी है, सैलरी जो है 10,000 से ग्रेटर ही होनी चाहिए। अब ये नहीं बनी, रेंज तो है, एक रेंज में होता है मिनिमम देनी पड़ेगी, मैक्सिमम भी देनी पड़ेगी। ठीक, हमारे पास मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, ग्रेटर देन 10,000। तो क्या करोगे? कस्टम वैलिडेशन पे राइट क्लिक किया, फोल्डर पे ऐड क्लास, और इसका नाम ही दे दिया मैंने सैलरी वैलिडेशन। कुछ भी नाम रख सकते हो, सैलरी वैलिडेशन। ठीक, ये आपने बना, ऐसे जितनी बनानी होगी उतनी फाइल बना लेंगे। सैलरी की बना लो, एज की बना लो, अलग अलग जिसकी जैसी आपकी जरूरत। अब ये जो है काम तो उसी तरह से करेगी जैसे रिक्वायर्ड है, रेंज है, ईमेल एड्रेस तो कहां बनी हुई है? मॉडल में। ये देखो जो बने हुए ना, रिक्वायर्ड, रेंज, ईमेल। अगर आप रिक्वायर्ड पे F12 प्रेस करो, कहां जाएगा? ये गया, और यहां पे सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। अब यहां पे एक क्लास इनहेरिट है जिसका नाम है वैलिडेशन एट्रीब्यूट। हम भी इसी को यूज करेंगे, वैलिडेशन एट्रीब्यूट। तो हमने क्या किया? कॉपी कर लिया ये वाली क्लास इनहेरिट, हमने भी यही करनी है ताकि जो इनकी बनी हुई है उसके साथ हमारी वैलिडेशन भी मैच होनी चाहिए। किया, और यहां पे आपने लॉजिक और इसका नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दो, वही सेम। ठीक, और यहां पे तो ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट, मैंने क्या देखा? वैलिडेशन नहीं है, कोई कॉमन क्लास तो होगी। मैं रिक्वायर्ड पे गया, F12 प्रेस किया। ठीक, अगर मैं देखूं रेंज, रेंज पे F12 प्रेस करो, यहां भी है। ठीक, अगर मैं बोलूं जी ईमेल एड्रेस, F12 प्रेस करो। ठीक, इसमें ये नहीं है, इसमें देखें डेटा टाइप एट्रीब्यूट, ये ना चेंज के बनाई है ये। ठीक, वैलिडेशन एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब यह है हमारी जो बनाएंगे उसमें भी हमें इनहेरिट यही करनी, ताकि आर्किटेक्चर वही काम करे। अब ये क्लास है, ये क्या है? क्लास। इसके अंदर एक मेथड है जो ओवरराइड किया हुआ। अब थोड़ा नई चीज आएगी, ओवरलोडिंग का क्या मीनिंग होता है?
same name with different parameter, that is overloading. ठीक, लेकिन ओवरराइडिंग क्या होता है? जो ये हम लोग अभी कंट्रोलर में 2 डिलीट बनाए थे, याद है? ये देखो, या 2 ग्रेड, ये देखो, ये थे ना दोनों ग्रेड, इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। एक ये कॉमन यूज होता है। एक आता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में क्या होता है? पहली बात, ओवरराइडिंग ऑलवेज यूज विद इनहेरिटेंस, यानी ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट है वो हमेशा इनहेरिटेंस के साथ यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास है या कोई भी है, उसमें कुछ मेथड में हमने जनरल कोड लिख दिया। ये छोटा एग्जांपल है कि एम्प्लॉय का अलाउंस होता है, तो 95% एम्प्लॉय का मान लो अलाउंस जो है वो 10%। तो हमने क्या किया, क्लास में अलाउंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख दिया, एक मेथड बनाया अलाउंस कैलकुलेशन का, लिख दिया जी कितना 10%, 95। लेकिन 5% ऐसे हैं जिनका इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा। तो हमने क्या किया, एक ओवरराइडेबल मेथड बना देंगे जो 95% के लिए चलेगा। 10% उनका अलाउंस है, लेकिन 5% में वो आगे पीछे हो सकता है। तो फिर जहां जरूरत होगी आगे पीछे होना होगा, वहां हम उसका कोड चेंज कर देंगे, 10 की जगह 8% या 10 की जगह 12। ये कंसेप्ट होता है आपका ओवरराइडिंग। एक यानी मेथड पहले बना हो, आप उसमें चेंज कर सकते हो। वो ही जैसे इसके अंदर ये देखो, यहां पे ओवरराइड, ये वो मेथड आगे जो ओवरराइड हो सकते हैं। ओवरराइड हो सकते हैं और हमने यूज करना है इज वैलिड ये। देखो आ गया, ये इज वैलिड, ये वाला F12 प्रेस करो। देखो ना, पहले जैसे आप ओवरराइड लिखोगे ना, वही मेंबर आएंगे जो ओवरराइड हो सकते हैं, जो ओवरराइड नहीं हो सकते, क्योंकि जिन मेंबर को ओवरराइड करवाना है उसके लिए वर्चुअल कीवर्ड लिखना पड़ता है उन मेंबर के आगे। जैसे देखो, सारे नहीं आएंगे, यहां से वही आएंगे जो ओवरराइड हो सकते हैं, इज वैलिड ये वाला। जैसे ही अभी इज वैलिड पे F12 प्रेस करो, पता चल जाएगा। हम इसमें चले जाते हैं, लो ये है ना, इसके अंदर ही है ना ओवरराइड हुआ है। और ये देखना, जहां जहां वर्चुअल लिखा आ रहा है, ये देखो ये वाला मेंबर है, क्या है, बूलियन टाइप का है और वर्चुअल। तो जब वर्चुअल लिखा हो तब समझाओ ये क्या है, ओवरराइड। ठीक, यानी इस मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं। कितना लिखे हैं, ये भी है, ये भी है, वर्चुअल ये भी है, ऐसे जो भी जैसे रिक्वायरमेंट हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मेथड आपका ओवरराइड, और यहां लिखा भी आ गया ओवरराइड। ठीक, अब ये मेथड मैंने नहीं बनाया, ये इस बेस क्लास में बना, जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो। पता है एक ही क्लास इनहेरिट हो सकती है, एक से ज्यादा वैसे भी नहीं। तो ओवरराइडिंग में क्या होता है, बेस क्लास में वो मेंबर बना होता है। ड्राइव में अगर रिक्वायरमेंट है तो उस मेथड का अंदर का कोड चेंज कर सकता हूं, सिर्फ पूरे उसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूं, बट उसका जो है आर्किटेक्चर चेंज नहीं कर सकता। जैसे आता है, अब ये बना हुआ है, मैं यहां ये नहीं चेंज कर सकता, मैं इसके पैरामीटर को हटा नहीं सकता जितने हैं, हाँ मैं सिर्फ चेंज कर सकता हूं। तो यहां पे अंदर का कोड जो मेरी रिक्वायरमेंट हो। पहली बात, जो मेथड ओवरराइडेबल होगा उसे वर्चुअल लिखना होगा,
और जब एक्सेस करना है तो उसके आगे क्या आता है, ओवर, अपने आप आ जाता है। आपने सिर्फ ओवरराइड लिखा, स्पेस, अपने आप लिस्ट आ गई, आप यूज करो। अब क्या होगा, ये देखो यहां पे आएगी वैल्यू, जो वैल्यू हम भेजेंगे जिसको वैलिडेट करना है। तो यहां पे मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, मान लो सैलरी, और ये वैल्यू तो आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या कर दिया इसको, बोलो इंटीजर। ये वैल्यू आ गई ना, और इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर इंटीजर। बस कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और सैलरी जो पता इंटीजर होगी। अब यहां पे एक सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, ठीक, तो क्या रिटर्न करे, एम्प्लॉई मैसेज पास करे। तो यहां पे रिटर्न वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस। अगर ग्रेटर देन 15,000 नहीं है तो क्या रिटर्न करे, रिटर्न न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, और इसके बीच में अपना एरर मैसेज, और यहां पे मैसेज दे दिया सैलरी must be greater than 15,000। ठीक, बन गया, लगाइए जैसी रिक्वायरमेंट हो। ये देखा मैंने एल्स नहीं लगाया यहाँ, समझाई बात, नहीं तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे एल्स, अब लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। तो कंपाइलर के लिए एक्स्ट्रा लाइन क्यों लिखनी, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर ग्रेटर देन 15,000 है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ग्रेटर देन 50,000 नहीं होगी तो अंडरस्टूड है वो इसी कोड पे चलेगा। अब आपकी ये वैलिडेशन तैयार है, अब यूज करें। ये तो नॉर्मल लॉजिक होता है, कोई इसमें खास नहीं, बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर एज है तो वैल्यू में क्या आएगी, एज, और यहां लिख देंगे एज ग्रेटर देन दिस, और उसके बाद ऐसे मैसेज आ जाएगा एज मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, या पासवर्ड है इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड पास होगा उसकी लेंथ चेक कर लेंगे। ठीक, अब आपने क्या करना है, क्लास का नाम है ये सैलरी वैलिडेशन, और अब आ जाओ मॉडल पे, एम्प्लॉय वाले सैलरी पे लगाना है। हम ये वाली हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हम पता चले हमारी चल रही है कि नहीं, और इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और आपने लो यही क्लास, यही वाला नाम चलेगा, सैलरी वैलिडेशन, और इसका नेम स्पेस ऐड कर दो, तो ये तो हमारा नेम स्पेस ऐड कर देगा, कर दिया ना। देखो ये थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट का नाम रखवाना, कस्टम वैलिडेशन, ठीक है जी। ये देख लो नेम स्पेस, बस हो गया। ये देखो सैलरी पे F12 प्रेस करो, आगे यहाँ पे, और ये वही जैसा हमने काम किया था। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपनी वैलिडेशन बनाई और उसको अप्लाई किया। इनका पता होना चाहिए, बीच में इफ लिखी या जितने इफ लिख। अब आप इसे रन करके देखो कि सैलरी वो काम कर रहा है कि नहीं। पता लग गया कहां किया चेंज, पता लगाना ही पड़ना। एम्प्लॉय लिस्ट कहां था, आ गया यहाँ नेम, एड्रेस और सैलरी डाल दी 10,000, ठीक, और यहाँ ईमेल ठीक डाल दिया डॉट,
आ गया, ये वही मैसेज आया जो हमने लगा। फिर अगर हम इसे कर देंगे 25,000 तो ये काम कर देगा लॉस। क्लियर है जी? तो ये था आपका एक छोटा सा कंसेप्ट किसका, कस्टम वैलिडेशन। क्लियर है जी? तो इस क्वेश्चन में मैंने वैलिडेशंस करवाई, थीम कैसे अप्लाई कर, दो नई चीजें, बाकी दो बाकी। अब हमें आगे सीखना है मल्टीपल टेबल कैसे काम करते हैं, नंबर 1। उसके बाद सीखना है राउटिंग। पहले मैंने सोचा इसी में करवा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, दूसरे प्रोजेक्ट में कर लेते हैं। राउटिंग पूरा एक लेक्चर लगेगा। फिर उसके बाद बताऊंगा एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लेआउट। क्या अभी तो बेचारा एक ही है, थीम अप्लाई पे खुश हो गए, लेकिन प्रोजेक्ट में मल्टीपल मॉड्यूल होते हैं, हर एक मॉड्यूल का अपना अपना डिजाइन, किसी मॉड्यूल पे यटी होगा, किसी पे फ्लैटली होगा, किसी पे ल्यूमन। तो मल्टीपल लेआउट कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। तो अब हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, शुरू से बच्चे जो यहाँ पे यूज हुई वो सारा वहां यूज होगा, रिवीजन भी होगी और नया भी होगा। पहली बार इसमें नया क्या होगा, मल्टीपल टेबल। कभी भी आप काम करो तो एक टेबल नहीं होता, एम्प्लॉय का बना लो, कभी स्टूडेंट का बना लो। मैंने ही पढ़ाया हुआ मल्टीपल टेबल, मास्टर टेबल याद करो, ट्रांजैक्शन टेबल याद करो, आप याद होंगे। यस सर। तो इस ये जो प्रोग्राम बनाऊंगा इसमें 3 टेबल होंगे, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय। इसमें फॉर्म की कैसे बनाते हैं वो भी पता होगी, लेकिन फॉर्म क्यों बनाते हैं ये नहीं मैंने बताना, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में बताया। और देखो पूछोगे मैं दोबारा बता दूंगा, बेइज्जती आपकी होगी मुझे ठीक। तो बताया हुआ पूरा एक 1.5 लेक्चर लेके यही पढ़ा था, फॉर्म की ही मेन मुद्दा था बात ठीक। अब यहाँ नेक्स्ट प्रोग्राम जो बनवाऊंगा उसमें कंट्री स्टेट सिटी वाला भी यूज कर। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब एक एक लाइन कोड की हमने खुद लिखनी है, चाहे व्यू है चाहे जो। तो प्रैक्टिस करनी ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, इसमें एक तो सिखाऊंगा लेआउट, ये भी पढ़ लेंगे। इसमें क्या सिखाऊंगा, राउटिंग। बाकी कोड मस्त हो गई, लंबा नाम हो जाता है प्रोजेक्ट का, फिर बंदी होती है ठीक। 116 कोड फर्स्ट भी यूज होगा, वैलिडेशंस भी यूज होंगी, थीम सारा यूज होगा। और उसके बाद कहां सेव करना है, टैब समझ गए होंगे, DSG मतलब डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन एम्प्लॉय। कहां सेव करना, नाम है आपके लिए चाहिए मीनिंगफुल नाम, क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट देखना हो तो नाम पता हो तो एकदम ढूंढ लेंगे। ब्राउज करो, कहां सेव करना, डी ड्राइव के अंदर ASP.NET MVC, देन क्लिक ऑन क्रिएट, MVC सेलेक्टेड है और क्लिक ऑन। अब ध्यान से करना शुरू से। सबसे पहला क्या है, वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन, आगे पैकेज इंस्टॉल करेंगे, मॉडल बनेंगे 3, कंट्रोलर बनेगा, मॉडल बनेगा ही, फिर आपकी एक फाइल बनेगी एप्लीकेशन, DB कॉन्टेक्ट, सारा काम तो वो करती है बिल्कुल। फिर उसके बाद माइग्रेशन इनेबल करेंगे, ऐड करेंगे और अपडेट करेंगे। अब इतना काम तो आपको पता है, चलो जी कितनी जल्दी सीख लिया। चलो जी वेब कॉन्फ़िग में गए, छोटू शर्मा की जय। अब कोई पूछे वेब कॉन्फ़िग क्या होती, क्यों यूज कर रहे, क्या होता कनेक्शन सिंक, मजे क्यों के वेब लिए। कॉन्फ़िग में लिख रहे। अगर ये आंसर आपको पता है तो नहीं आता है, अगर आपको नहीं पता तो नहीं आता, सिंपल सी बात। एक जो भी चीज जहां लिखते हो
वहीं उसका लिखा पूरा गया। पता होना चाहिए। तो सिस्टम डॉट वेब में कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग सबसे पहले, और यहाँ क्या लिखोगे? ऐप नेम कौन str कनेक्शन स्ट्रिंग सर्वर ऐप स्लैश क्या था? एक्सप्रेस एसक्यूएल एक्सप्रेस डेटाबेस और डेटाबेस, जो नेम आप रखना चाहते हैं। चाहिए। तो डीबी अंडरस्कोर टैब DSG अंडरस्कोर 116, जिस नाम से डाटाबेस बनाना है वो नेम आप लोग रख सकते हैं। और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फिजिकल टू ट्रू। क्यों करते हैं ट्रू? विंडोज विंडो ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। और उसके बाद प्रोवाइडर नेम क्यों देते हैं? कि कौन सा डेटाबेस है पता लग जाए। कौन सा डेटाबेस। ठीक, प्रोवाइडर मतलब इंजन, कौन सा आपका डेटाबेस। क्या लिखते हैं हम लोग? तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल। कितने चलो जी, लेते हो? लिख लोगे। बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे? पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। कौन सा? एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या चीज है, क्यों यूज कर रहे हैं? वैसे MVC वैसे ऐसा नहीं है, जैसे मेरे माइंड में क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग, अरे टाइम तो नहीं वेस्ट कर दिया। कोड फास्ट के लिए सर, कोड फास्ट के लिए सर। एंटिटी फ्रेमवर्क एक डेटा को एक्सेस करने की टेक्निक है। हमने अभी तक ADO.NET पढ़ा था ASP.NET में। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटिटी फ्रेमवर्क ये डेटा को एक्सेस करने की एक टेक्निक है। पानी पी लो। डेटा को एक्सेस करने की, ठीक। और उसकी हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें हम कोडिंग से डाटाबेस बनाते हैं। डाटाबेस फर्स्ट हमें आता है, डाटाबेस पहले बनाना सीखो सर में जाके। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करोगे? टूल्स, नगद पैकेज मैनेजर और मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सर्विस। एक और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने एंटिटी फ्रेमवर्क EF लिख दिया। ये नहीं लेना, ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। क्या बात है। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क, और यहाँ पे ये टिक कर दो प्रोजेक्ट और इंस्टॉल। एक और ये एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो। एक और उसके बाद अगर आपको देखना इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग में गए और ये देख। अब उसके बाद आपने बनाना है मॉडल। तो यहाँ 3 मॉडल बनाएंगे, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय। क्या बात। तो मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और इसका नेम दे दिया डिपार्टमेंट। आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, स्ट्रिंग और नेम। 2 कॉलम ले लिए, एक आईडी और एक नेम। नेम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो क्या लिख दिया? रिक्वायर्ड। और ये आपने नेम स्पेस ऐड कर दिया।
ये डिपार्टमेंट क्या एक मास्टर टेबल है। मास्टर टेबल वो होते हैं जिनमें कभी कभी डेटा चेंज होता है। ठीक, अब दूसरा बना लो डेजिग्नेशन, ये भी मास्टर टेबल है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, आईडी अपने आप प्राइमरी की बनेगा, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अब आप एक और बनाओ, मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और यहां पे डेजिग्नेशन ठीक, और यहां पे भी दो ही कॉलम होंगे, आईडी और नेम। डेजिग्नेशन का आईडी और नेम और रिक्वायर्ड इस पे भी लगा। ये दो मास्टर टेबल है, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। आईडी प्राइमरी की होगा और नेम में आप लोग डेजिग्नेशन का नेम एंटर करो। अब उसके बाद तीसरा बनाएंगे एम्प्लॉय, लेकिन पहले सिर्फ आईडी होता था, नेम, एड्रेस, सैलरी। अब डिपार्टमेंट आईडी भी होगा और डेजिग्नेशन आईडी, लेकिन उसको बनाएंगे फॉर्म। फॉर्म की हम क्यों बनाते हैं? ताकि कोई पर्सन उसमें गलत डेटा एंटर ना कर सके। कोई ऐसा डिपार्टमेंट आईडी ना एंटर कर दे जो डिपार्टमेंट में नहीं है, कोई ऐसी डेजिग्नेशन आईडी ना एंटर कर दे जो डेजिग्नेशन में नहीं है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, फॉर्म की, और फॉर्म की वैल्यू मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू। चलो जी, मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और यहां पे नेम दे दिया एम्प्लॉय। तीन मॉडल बन गए, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय। और यहां पे क्या क्या कॉलम लोगे? एक तो आपका आ गया एम्प्लॉय का आईडी प्राइमरी की होगा और ऑटो जनरेट। दूसरा बना लोगे नेम, स्ट्रिंग नेम, किसका? एम्प्लॉय का नेम। एड्रेस डालना मर्जी है कि नहीं? तो आईडी नेम क्या आएगा? एड्रेस। एक, उसके बाद एड्रेस, एक, और उसके बाद सैलरी, क्या आ गया? सैलरी। अब यहाँ पे इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड पे नेम को खाली। तो ये कौन सी? ये वैलिडेशन। क्या है ये? नेम को भी और एड्रेस को भी और सैलरी को भी। और सैलरी सैलरी पे नाम भी लगाओ, क्योंकि सैलरी तो रिक्वायर्ड होगी। क्यों? रेंज लगा, क्योंकि इसमें नाल नहीं आता, जीरो डिफॉल्ट। अब इतना तो आ गया, नेम, एड्रेस और सैलरी। अब आएगा डिपार्टमेंट आईडी। ध्यान से, प्रॉप डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या रखना है? पहले आपने यहाँ पे जो मॉडल है डिपार्टमेंट और आईडी उसका क्या है? कॉलम। क्या किया? डिपार्टमेंट आईडी। आईडी क्या है? कॉलम है, ये देखो यही है ना कॉलम। यस सर। और किसका है? डिपार्टमेंट। तो ये कन्वेंशन है, आप इसको फॉलो करो, इसका फायदा है। ठीक, अब इसको कैसे पता चलेगा किसके साथ फॉर्म की बनानी? नाम से थोड़ी पता चलेगा। तो उसके लिए नीचे आपको की
यहां पे डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट टाइप की प्रॉपर्टी आपने बना। अच्छा ये इसका रेफरेंस हो गया। अच्छा अच्छा जैसे फॉरेन की में ये फॉरेन की का नाम है और किसके साथ बनानी है, डिपार्टमेंट के साथ। ये उस टाइप की आपने क्या बना दी, यानी ये दोनों लाइन इकट्ठा ही काम कर रही है। पहली बात ठीक ठीक। एक। अब इसको कैसे, तभी मैंने इसका नाम वैसा रख दिया कि मॉडल का नाम और आईडी जिसको फॉर्म की बनाना है जिसके साथ। लेकिन अगर मान लो आपने डिपार्टमेंट आई कुछ और ही नाम रख दिया मर्जी से, तो फिर आप लोग यहां पे फॉरेन की लिखना पड़ेगा। तो इसका जैसे प्राइमरी के लिए आईडी लिख दो ना, चलता है। लेकिन अगर आप ये लो जी, ये और ज्यादा बड़ी है। जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिखनी है तो पहले आदत डाल सकते। मतलब कहने का, अगर फॉर्म की कॉलम का नाम ऐसे रख दो, मॉडल का नाम और उसका जो प्राइमरी की है, मॉडल का नाम डिपार्टमेंट है और आईडी उसकी प्राइमरी की है, तो ये अपने आप ही इसे फॉर्म की कंसीडर करेगा। आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं। इसमें एक तो लिखा किसको फॉर्म की बनाना है, ये इसी को लिख दिया ना मैंने वापस, तो सिखाने के लिए बता दिया। दोबारा देखो, अब आपने फिर किसके लिए, डेजिग्नेशन के लिए। अब यहां पे क्या आएगा, ये मॉडल का नाम और आईडी, ये मॉडल का नेम और आईडी, और उसके बाद ठीक, और उसके बाद क्या करना आपने, ठीक, किसके साथ क्या लिखोगे, यहां पे डेजिग्नेशन और यहां पे ये चल जाएगा, इसको अपने आप ही फॉर्म की बना लेगा। किसके साथ, डेजिग्नेशन के साथ, क्योंकि इसका नाम दे दिया डेजिग्नेशन, मॉडल का नाम और आईडी प्राइमरी। लेकिन अगर ये नाम कुछ और दिया हो आपने, ये तब ये फॉर्म की बनाएगा। ठीक, तब उस केस में आपको जैसे ये लिखा वैसे, और ये वाला कॉलम यहां पे, नई चीज पता चल गई कि भाई फॉर्म की कैसे क्यों बनाते हैं, ये नहीं। ठीक है, बताया था, तो प्रैक्टिकल में करते हैं हम लोग। अब हो गया ये। अब मैंने क्या करना है बोलो, नेक्स्ट बता दो। एक डेटा फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर एप्लीकेशन भी है। सारा डाटाबेस का काम जाम तो वहीं से होता है। अब ये देखो कोड फर्स्ट है, कितनी बार तो मैं ही करवा चुका हूं, थोड़ा बहुत ऐड हो गया, फॉर्म की बनाने आगे मल्टीपल टेबल आप देखना कैसे काम करते हैं। एक मजेदार चीज है ये, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ ऐसा एक टेबल थोड़ी होगा। अब आपने क्या करना उसके बाद बोलो, ये समझाया। आईडी नेम एड्रेस ऐसे कुछ नहीं था, जो नीचे डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन आईडी, ये फॉर्म की कैसे बनती है कोड फर्स्ट से, ये हमने यहां लिखा। अब आप क्या करो, यहां पे एक अलग से फोल्डर बनाओ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया डेटा। और डेटा पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास एप्लीकेशन टीबी कॉन्टेक्ट। ये आपने एक फाइल ऐड कर ली।
डेटा फोल्डर के अंदर क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट्स। अब याद करो, डीबी कॉन्टेक्ट्स क्लास को इनहेरिट करेंगे। जो ये डाटाबेस बनता है, टेबल बनते हैं, डाटाबेस पे जाएंगे तो सिक्योरिटी समझ जाती। वो कौन करता है? डीबी कॉन्टेक्ट्स। ठीक, अब यहां पे एप्लीकेशन डीबी आ गया जी। अब यहां पे डीबी कॉन्टेक्स्ट, लो जी, जी क्या हुआ? क्या ठीक हो जाते वो। ये स्पेलिंग भी ठीक कर लेता। ठीक, थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए, ये ढूंढ लेता अपने आप। लो जी, नहीं जी, स्पेलिंग का तरीको ठीक है। बड़े ज्यादा ना गाली लिख देना, क्या बोले भी करते ठीक है, तो वो नहीं आते नीचे। अब आपने क्या करना बोलो? CT R, और यहाँ पे बेस क्लास, और किसको कॉल करना है? कनेक्शन स्ट्रिंग। ये बेस क्लास कौन सी है? ये जो ऊपर पास, इसके कंस्ट्रक्टर को हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिया। उसके बाद जितने मॉडल आप चाहते हो टेबल बने, वो आपने यहाँ पे, जब आप मॉडल्स में बनाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडल बन गया टेबल, नहीं। मान लो मॉडल फोल्डर में 15 क्लासेस बनाई है और यहाँ 10 ऐड की, तो 10 टेबल बनाएंगे। 15, 5 जो होंगी उनको क्या कंसीडर करेगा? नॉर्मल क्लासेस। तो टेबल तब बनता है जब आप यहाँ पे ऐड करोगे। जैसे सबसे पहले डिपार्टमेंट, देखो नहीं आ रहा हेल्प में, तो क्या करो? इसका नेम स्पेस ऐड हो गया होगा ऊपर, और यहाँ पे इसका नेम डिपार्टमेंट। बस तीनों को आप ऐसे प्रॉप टैब प्रेस करो, डीबी सेट क्या आएगा? डेजिग्नेशन, और उसके बाद तीसरा कौन सा है? डीबी सेट एम्प्लॉय। और ये आपका आ गया लॉन्च। एक, अब आपने क्या करना? इनेबल हाइफन माइग्रेशन, और उसके बाद ऐड हाइफन माइग्रेशन, और उसके बाद अपडेट डाटाबेस। हमने कुछ नहीं करना, बाकी काम अब ये खुद करेगा। टेबल भी बना देगा, डाटाबेस भी बना देगा। क्या करोगे? ये टूल्स पे गए और वही पैकेज मैनेजर कंसोल, एक, और वहां पे इनेबल हाइफन माइग्रेशन, पैकेज मैनेजर कंसोल, और क्या लिखना है? इनेबल हाइफन माइग्रेशन। एक माइग्रेशन फोल्डर बनाता है, उसके अंदर सारी माइग्रेशन फाइल होती, बताया हुआ। उन फाइल को डिलीट कर दोगे, काम तो हो जाएगा, लेकिन दूसरी जगह वो डाटाबेस नहीं बनेगा। तो इनेबल हाइफन माइग्रेशन, और ये माइग्रेशन नाम से फोल्डर बनेगा। उसके बाद एक क्या लिखोगे? ऐड माइग्रेशन, ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिट लोड। पहली बार चला रहे, अब इसमें एक्साइटमेंट क्या है? फॉर्म की के लिए क्या लिखा हो, बाकी तो बताइए हमें। एक, बाकी तो स्पेशल कोई कॉलम नहीं। अब ये माइग्रेशन फोल्डर में एक फाइल बना देगा। ये लो जी, यहां पे
डिपार्टमेंट, और ये देखो आईडी और नेम, और आईडी को प्राइमरी की बना लिया। डेजिग्नेशन, आईडी और नेम और आईडी को प्राइमरी की बना लिया। एम्प्लॉय पे आओ, आईडी नेम एड्रेस सैलरी, ये डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन आईडी, और नीचे आप नजर मारो तो प्राइमरी की आईडी और ये क्या है फॉरेन, और किसको डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, फॉरेन की किसको डेजिग्नेशन के अंदर डेजिग्नेशन आईडी, और ये देखो इस पे भी क्या होता है इंडेक्स, प्राइमरी की पे भी और फॉरेन पे। तो प्राइमरी की पे कौन सा होता होगा क्लस्टर, वो एक ही होता है। इस पे कौन सा होता होगा नॉन क्लस्टर एक। बस ये क्या लिखा हुआ कास्ट के लिए, ये किसके लिए होता जी? तो इधर बड़े बोलते रहते, बताना कास्ट के लिए किसके लिए होता, किसके लिए होता? बोल करके मैं बोल क्या जिस भी कंपनी में जॉब करो कास्ट के ठीक पूछा जाएगा, नहीं बताएगा तो कोई नहीं रखेगा। एक कल तक पढ़ के आना। एक कास्ट के डिलीट किसके लिए होता है, चलो आप बताना मेरे को, 5 मिनट बोलना उसके बारे में, ज्यादा नहीं, पढ़ के आना कास्ट के डिलीट। बाकी तो समझ आ गया फॉर्म की क्या है। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन बोलो, अपडेट हाइफन डेटा बेस। कोई एरर नहीं आई, डाटाबेस बन गया और काफी हो गया आज के लिए। कल आओ, मजा आएगा। कल नई चीज सिखाएंगे आपसे कि मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन पहले से ऐड होने चाहिए।